एक दिन मेरी भाभी मेरे घर आई और बोली मुझे बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा पति तो मर गया, तुम लोगों से भीख मांगो, तुम्हें लोग बहुत भीख देंगे। यह सुनकर भाभी चली गई और मैं पत्नी को शाबाशी देने लगा कि कुछ दिए बिना भाभी से जान छूट गई। थोड़ी देर बाद मैं बाजार से खाना लेने गया तो मेरी भाभी वहाँ पर भीख मांग रही थी और लोग उसे बहुत पैसे दे रहे थे। मुझे देखते भाभी बोली अपनी पत्नी को धन्यवाद कहना जिसने मुझे ऐसा करने को कहा। मैं घर गया और पत्नी को फटे कपड़े पहनकर सड़क पर छोड़ आया ताकि वह भी भीख मांगे। तभी मेरे होश उड़कर रह गए जब एक गाड़ी से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मेरी पत्नी वैशाली कहने लगी कि आई होगी तुम्हारी भाभी, जब से तुम्हारे भाई का देहांत हुआ है इसने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया है। मैं खुद अपनी भाभी का आए दिन घर आने पर और उसकी मजबूरियां सुन सुनकर तंग आ चुका था। मैं खुद कमाता था, बस काम ही होता था कि घर खर्च मुश्किल से पूरा हो रहा था और इस पर मैं अपनी भाभी और उसके घर को नहीं पाल सकता था। कई बार बातों बातों में मैं सुना चुका था कि मैं खुद कम सैलरी पर काम करता हूँ, मैं भला आपके खर्च कैसे उठा सकता हूँ। भाई के देहांत को 1 साल हो गया था और 1 महीने में 2-3 बार मेरी भाभी घर पर जरूर आती थी। मजबूरियां सुनते रहती, मैं चुपचाप सुनता रहता। कभी 500 पकड़ा देता तो कभी 1000 दे देता और मेरी पत्नी वैशाली मुझे गुस्से से खोलने लगती। लेकिन आज मैंने वैशाली के हवाले भाभी को कर दिया। मैंने कहा तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं चारपाई पर लेट कर सोने का नाटक करने लगा। मैंने कहा मेरा पूछे तो कहना, तबीयत ठीक नहीं, सर में दर्द है। मैंने मुंह तक चादर ओढ़ ली और वैशाली ने दरवाजा खोला तो सामने मंजू भाभी खड़ी थी। वैशाली कहने लगी अंदर आइए। वह अंदर आ गई और आकर कुर्सी पर बैठ गई। कहने लगी अजय कहाँ है, अभी तक आया नहीं वापस। मेरी चारपाई बरामदे के एक कोने में रखी थी। वैशाली कहने लगी सर में दर्द है इसलिए सो गए हैं, अब बताइए कैसे आना हुआ। वह कहने लगी क्या बताऊं, मैं नीतू का रिश्ता तय कर दिया है। अच्छा रिश्ता है इसलिए सोचा कि जिम्मेदारी को निभा दूं तो अच्छा है। वैशाली कहने लगी भाभी यह तो आपने बहुत अच्छा किया। मंजू भाभी कहने लगी रिश्ता तो तय कर दिया है लेकिन सोच रही हूँ कि अब शादी कैसे करूँ। लड़के वाले ने तो बातों बातों में 10 चीज गिनवा दी है। यूँ तो कहते हैं कि हमारे घर में कोई कमी नहीं, हम दहेज नहीं मांगते, लेकिन साथ साथ यह भी कहते हैं कि जो आपकी बेटी का ज़रूरत का सामान हो, जो आपने अपनी बेटी को देना है वह आपकी इच्छा है, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है देकर भेजिएगा। अब तुम बताओ ऐसी हालात में मैं क्या करूँ। यहाँ तो मैं मुश्किल से बच्चों का खाना पीना पूरा करती हूँ, दाल रोटी के अलावा तो कुछ खिलाती भी नहीं, ना मेरी क्षमता है। बेटी की शादी कैसे करूँ। और 3 बार वह लोग आए हैं रिश्ता पक्का करने के। तीनों बार चीज़ों की फरमाइश बढ़ने लगी है। कहते हैं फर्नीचर अच्छी लकड़ी का देना, वह देर तक चलता है। फिर कहने लगे फ्रिज हायर का देना, वह अच्छी कंपनी है जहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। और उसकी सास तो बातों बातों में 4 चीज़ गिनवा कर चली गई, कुछ कहूँगी तो रिश्ता टूट जाएगा और तुम्हें तो पता है आजकल अच्छे रिश्ते या कहाँ मिलते हैं। वैशाली कहने लगी यह सब तो ठीक है लेकिन मंजू भाभी आप जानती हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे तो है नहीं, बस घर की दाल रोटी चल जाती है। अगर आप यह सोच रही हैं कि नीतू की शादी पर दहेज देंगे तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। हाँ अगर 5-10 हज़ार की ज़रूरत होती तो वह इतना कर देगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो हमारी भी क्षमता नहीं। भाभी कहने लगी नहीं मैं तुमसे क्यों मांगूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे भाइयों ने तो पति के देहांत के बाद पलट कर पूछा तक नहीं। मुझे तो लगा था कि कुछ चादर दे देगा, कुछ मामा दे देंगे तो बच्चे अपने घर की हो जाएगी। मैं तो उनके घर भी जाकर शर्मिंदा होकर वापस लौट आई हूँ। साफ इनकार कर दिया उन्होंने, यहाँ भी यही लगता है कि खाली हाथ जाना पड़ेगा। वैशाली कहने लगी भाभी आप एक काम करें, आप विधवा हैं, पति आपका है नहीं, बेटा आपका बहुत छोटा है, बेटी जवान है तो आप भी क्यों नहीं मांग लेती। हो सकता है इतने पैसे हो जाए कि बेटी को इज्जत से ब्याह कर सके। वैशाली की बात सुनकर मंजू भाभी कहने लगती है शालिनी मैं तो भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मंजू के ससुराल वाले क्या कहेंगे, कहीं रिश्ता ही ना तोड़ दे। वैशाली कहने लगी रहने दे, उन्हें बस दहेज से मतलब है, वह आप कहाँ से लाते हैं इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आपके कौन सा उनके मोहल्ले में जाकर मांगना है। अरे यह गली खत्म होते ही बाजार शुरू हो जाता है, चेहरा छुपा कर मांगना शुरू कर दे, कोई पहचानेगा भी नहीं। कहने लगी अच्छा ठीक है। वैशाली के कहने पर मंजू भाभी उनके घर से चली गई। कहने लगी देखो कैसा उल्लू बनाया मैंने तुम्हारी भाभी को, मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, अब हम रोज रोज कहाँ इनको पैसे देते रहेंगे, वह कहाँ से पैसे लेंगे। वह कहने लगी चलो बला टली। यह कहकर वह खाना बनाने लगी। मैंने खाना खाया, अगले दिन मैं काम पर चला गया। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जब मैं अपनी गली से मोड़ से मुड़ रहा था तो सबसे पहले मंजू भाभी का घर आता था। उनके घर में ढेर सारे फल की टोकरियां देखी थी। एक आदमी फल की टोकरियों
उनके घर में रख रहा था। मैंने कहा यह सब क्या है? कहने लगी यह मंजू मांगने वाली के लिए है। मैं देखकर हैरान रह गए और लगभग 5-6 टोकरियाँ थी जिसमें आम के थे, केले थे, मौसम का हर फल था। मैं हैरान रह गया कि ऐसा भी कौन सा अमीर आदमी मंजू भाभी को मिल गया। उसके बाद कुछ लोगों ने राशन की बोरियां भी उनके घर पर रखी, दाल चावल कहीं आटा, न जाने क्या कुछ पूछ रहा था जैसे 6 महीने का इकट्ठा राशन किसी ने डाल दिया हो। मंजू भाभी ने जब मुझे देखा तो कहने लगी आओ देवर जी अंदर आ जाओ। मैंने कहा भाभी यह सब क्या है? तक वह लोग सारा सामान रखकर जा चुके थे। कहने लगे बस वहीं वैशाली ने कहा था कि लोगों से भीख मांग लिया करो। यह जो अमीर आदमी था उसने यह सब मुझे दे दिया, भगवान उसका भला करे। यह सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा तुम्हें भी कुछ चाहिए तो ले जाओ। मैं बहुत मना किया लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ दे दिया। जब मैं थैला लेकर घर आया तो वैशाली मुझे देखने लगी, कहने लगी क्या बात है, क्या कोई लॉटरी लग गई है तुम्हारी? मैं अब जब उसे सारी बात बताई तो उसे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहने लगी ऐसा भी कौन सा अमीर आदमी मिल गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो कभी कभी किस्मत जाग जाती है। अच्छा है भाभी को 6 महीने तक का राशन तो मिल गया। कहने लगी और जो अगले महीने बेटी की शादी है उसका क्या? मैंने कहा हमारा सर दर्द नहीं है, तुम छोड़ो, यह राशन संभालो। लग रहा है मंजू भाभी ने 15 दिन का राशन तो मुझे ही पकड़ा दिया। जल्दी से वैशाली ने सामान राशन के डब्बे में डाला। मैं भी निश्चिंत हो गया लेकिन मेरी हालात की सीमा तो उस समय न रही जब कुछ दिन बाद मैं मंजू भाभी का घर से एक सूट बूट पहने आदमी को बाहर निकलते देखा। वह मंजू भाभी को शायद पैसे देकर गया था क्योंकि मैंने जो वहां पर गया तो मैं नोटों की गड्डी थी। मेरी तो यह सब देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। इतने पैसे देने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वह चला गया। मंजू भाभी ने मुझे देखा तो नोट अपने पीछे छुपा लिए। मैंने कहा भाभी इतने पैसे? कहने लगी हाँ वह नीतू की शादी है ना तो यह उसके लिए, यह बहुत अमीर आदमी है, मुझे पूरे 1 लाख देकर गया है। कहने लगा अपनी बेटी की शादी के लिए रख लो। मैं तो हैरान रह गई, 1 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। कहने लगी कि बस अब मेरी बच्ची इज्जत से अपने घर को चली जाएगी। मैं वापस आ गया। मैंने कहा कि तुम्हें पता है वैशाली को अमीर आदमी मंजू भाभी को 1 लाख देकर गया नीतू की शादी के लिए। यह सुनकर वैशाली भी हैरान थी। अगले दिन हम दोनों पति पत्नी मंजू भाभी के घर पहुंच गए। उस समय नीतू के ससुराल वाले भी आए हुए थे। मंजू भाभी उनके साथ शादी की तारीख तय कर रही थी। हमें देखकर कहने लगी है मेरा देवर और देवरानी है। नीतू के चाचा चाची लड़के वाले बड़े खुश थे क्योंकि बहू के साथ साथ उनको दहेज अच्छा जो मिल रहा था। नीतू की शादी पर मेरी भाभी ने अपनी क्षमता से बढ़कर खर्च किया था। मैं हैरान था, दहेज भी दिया था, खाना भी अच्छा किया था। मेरे दिल में यह विचार आने लगा कि मंजू भाभी के तो वारे न्यारे हो गए। वैशाली भी यही सोच रही थी जो मैं सोच रहा था। कहने लगी मुझे तो मंजू भाभी की किस्मत से जलन होने लगती है। पता नहीं कौन आदमी है जो इतना मेहरबान है। मैंने कहा छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात है तुम्हारा आइडिया मंजू भाभी के बड़े काम आया है। अगले दिन जब मैं काम पर जा रहा था तो मैं मंजू भाभी को बाजार में फुटपाथ पर बैठे देखा। चेहरा छुपाए हुए हैं। हर आदमी से एक ही कह रही थी कि कोई मेरी मदद कर दो, मेरा पति मर चुका है, कोई मेरी मदद कर दो। लोग भी फुटपाथ के पास से गुजरते, कोई 10, कोई 50, कोई 100 उनके आगे फेंक कर चला जाता। मैं हैरान था क्या मंजू भाभी को इतने पैसे क्यों मिल रही हैं, वरना बाकी भिखारी को कोई 10 का सिक्का देता है, 5 का सिक्का, कोई बहुत बड़ा दानी हो तो 20 का नोट दे जाता, लेकिन इनको तो 50 से कम मिल ही नहीं रहा। रोज के हिसाब से तो वह 200-400 यूं ही कमा लेती थी। नीतू तो अपने घर में बड़ी खुश थी क्योंकि अच्छा दहेज लेकर गई थी। फिर जैसे गर्मियों का महीना शुरू हुआ मैंने देखा कि मंजू भाभी के घर में एसी लग रहा है। मैं तो यह देखकर हैरान हुआ। एक हम लोग थे, मैं दिन भर मेहनत करता, अब मुझे 500 रुपये मजदूरी मिलती। वैशाली दिन भर मोहल्ले वालों के कपड़े सिलती थी तो उसे दिन में 300-400 रुपये मिल जाते थे जो हमारे घर की रोटी चल रही थी। बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे और मैं जब वैशाली से कहने लगा अपने मंजू भाभी के घर में एसी लगवा लिया है तो वह हैरान हुई थी। कहने लगी क्या हो गया है, तुम होश में तो हो, क्या कह रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल होश है, तुम्हें क्यों विश्वास नहीं आ रहा मेरी बात पर? कहने लगी इतने भी कौन से उनके दिन फिर गए हैं जो लाखों रुपए उनके पास आ गए हैं। मैंने कहा तुमने देखा नहीं, फुटपाथ पर बैठी रोती है, बार बार यह कहते कि मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया, मेरी मदद कर दो। लोग 10-20 नहीं बल्कि 500 के नोट दिया था। 15 मिनट में खड़ा रहा, देखता रहा, कम से कम 700-800 उनके पास जमा हो गए। सोचो दिन भर बैठने को इनका कितना मिलता होगा, कम से कम भी जोड़ो तो 300-400 तो मिल ही जाते होंगे। ऐसी तो वह बड़े आराम से खरीद सकते हैं। मेरी बात सुनकर वैशाली सोच में पड़ गई थी। कहने लगी वैसे मुझे नहीं पता कि मेरा आइडिया मंजू भाभी को ज़मीन से आसमान तक ले जाएगा। हमें तो सोच रही हूँ
बिजली जाने पर बच्चों का पंखा चलाना पड़ता है, आधी रात बच्चों को हवा करते गुजर जाती है। लोड शेडिंग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी, लाइट बस कुछ घंटे आएगी और पूरा दिन जाएगी। और वहाँ उन्होंने एसी लगवाया है, जरूर इन्वर्टर भी लगा लिया होगा। मैंने कहा लग तो यहीं रहा है, वैसे भी घर तो भाई का अपना ही था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यह बिल कैसे भरेगी। मैंने सुना है कि एसी का बहुत बिल आता है। वैशाली कहने लगी हाँ यह तो है। फिर कहने लगी अजय मेरी बात सुनो। मैंने कहा क्या? कहने लगी रात को हम मंजू भाभी के घर चले जाया करेंगे, एक में सो जाएंगे। और नीतू की तो वैसे भी शादी हो गई, मंजू भाभी के 2 ही तो बच्चे हैं और इतना बड़ा कमरा है, हम भी वहीं पर सो जाएंगे, कम से कम बच्चे तो आराम से सोएंगे। वैशाली की बात सुनकर मैंने कहा तुम खुद पूछ लो। वह बच्चे को लेकर मंजू भाभी के घर चली गई, फिर सुबह ही आई थी। मेरा जाना ठीक नहीं, इसलिए मैं पूरी रात मच्छर मार कर गर्मी में परेशान होता रहा। जब वैशाली घर आई तो बहुत खुश थी, कहने लगी इतना ठंडा कमरा था, मैं तो चादर लेकर सोई थी, और तुम्हें पता है उनका बिल भी नहीं आएगा। मैंने कहा वह कैसे? कहने लगी उन्होंने सोलर प्लांट भी लगवाया, शायद लेट पहुंचे होंगे, तुमने देखा नहीं होगा, पूरा घर उनका सोलर पर चल रहा है। मैं तो कहती हूँ मौज हो गई है मंजू भाभी की, हमें तो पता ही नहीं चला कब लाइट गई और कब आई। कितनी मजे की नींद सो कर आ रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। पता है सुबह इतना अच्छा नाश्ता करवाया उन्होंने, यूँ नाश्ता दे जैसे कि पता नहीं कहीं से मुफ्त आ रहे हो। मैंने कहा मुफ्त के ही तो पैसे आ रहे हैं, उनके पास निकलते हैं तो बस रोने रोती है और पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर वैशाली कहने लगी हाँ वैसे मजे तो उनके हैं, रात को भी उन्होंने पनीर बनाया था, हमें भी खिलाया। मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था, फिर सोचा कि तुम्हें नाश्ता बना कर देना, इसलिए आ गई, चाय बना दूँ। तुम्हारी बात सुनकर मेरा पेट भर गया। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, आज पूरा दिन मेरा काम पर मन नहीं लगा, यही सोचता रहा कि मुफ्त की कमाई तो मेरी भाभी कर रही है। इतने अच्छे दिन तो उनके उस समय भी नहीं थे जब उनके पति जिंदा थे। भाई की कमाई तो मुझसे भी कम थी, पूरा महीना बड़ी मुश्किल से गुजरता था उनका। मगर मंजू भाभी बड़ी धीरज वाली थी, मजाल है मैंने उनके मुंह से कभी कोई शिकायत की हो। तो भाई का देहांत हुआ तो मैं समझता था कि बस अब तो उनके बहुत बुरे दिन आ गए, लेकिन अजीब बात है कि उनके तो दिन ही बदल गए। फिर मेरे दिमाग में क्या ऐसा आइडिया कि जिसने मेरे दिमाग की बंद बत्तियों को चलाया था। मैंने सोचा क्यों नहीं वैशाली भी अपना मुंह छुपाकर भीख मांगे, और वह बेचारी पूरा दिन कपड़े सिलाई करके बस 300-400 कमाती थी, और मैं पूरा दिन मजदूरी करके इतने थोड़े से पैसे कमाता हूँ। हमारे प्यारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन पहले मुझे उससे पूछना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह इस काम के लिए हाँ करेगी। मैं यह सोच रहा था कि वैशाली से बात कैसे करूँ। कुछ ही दिनों में मैंने अपने अंदर हौसला कर लिया। मैंने वैशाली से कहा कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। वह कहने लगी क्या बात करनी है? मैंने कहा देखो अगर तुम चाहो तो हमारे भी दिन बदल सकते हैं, मंजू भाभी की तरह हमारे घर में भी हर सुख सुविधा हो जाएगी। यह सुनकर उसकी आंखें चमकी थी, कहने लगी वह कैसे? मैंने कहा अगर तुम मेरे साथ दो। तो वह कहने लगी हाँ हाँ बताओ करना क्या है। मैंने कहा देखो तुम भी मंजू भाभी के साथ चली जाया करो। कहने लगी मुंह से तो बोलो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा वहीं जो मंजू भाभी करती है। यह सुनकर तो जैसे मैं चुप हुई थी। कहने लगी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, उनका पति मर चुका है इसलिए वह भीख मांगते हैं, तुम जिंदा हो और कमाते भी हो, हाथ पाँव भी सलामत है, मैं जो कर सकती हूँ वह कर रही हूँ, आगे से यह बात अपनी जुबान पर मत लेकर आना। वैशाली ने मुझे साफ इनकार कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। उसका घर जैसा चलता था अच्छा है, चाहे ज़्यादा आए या कम आए, लेकिन मैं यह काम नहीं करूँगी, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा समझने की कोशिश करो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? जैसे ही हमारे हालात अच्छे होंगे हम यह काम छोड़ देंगे। कहने लगी भीख का 1 रुपया भी नहीं लाऊंगी। मैंने घर में आज के बाद दोबारा मुझे यह बात नहीं करना। मैं चुप हो गया। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आने लगा। पागल औरत है। कितनी औरतें जिनके पति जिंदा हैं, बच्चे भी हैं, पति के हाथ पाँव भी सलामत है होते हुए भी वह भीख मांगते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी रिपोर्ट बनाकर अपने बच्चों को खतरनाक बीमारियां बता देती है, गली गली मांगते हैं, चोखा पैसा कमा भी लेते। और यह एक पागल औरत है, इसको बस इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी। बहस की जा रही थी। मेरा वैशाली के साथ इसी बात पर आए दिन झगड़ा होने लगा। मैं उसे समझाया लेकिन वह उल्टी खोपड़ी की थी। कहती ऐसा नहीं करूँगी, मुझे भीख नहीं मांगना। मैंने कहा तो फिर भाभी के घर एसी में सोने क्यों जाती हो? वह भी तो भीख के पैसों का है। उनके घर से खाना हमारे घर लेकर क्यों आती हो और क्यों खाती हो? वह सब भी तो भीख के पैसों का है। कहने लगी वह अलग बात है, अपनी मर्जी से देती है। मैंने कहा कुछ भी हो वह अलग बात नहीं है, समझी तुम। जहाँ मैं ठेके पर काम करता था, मेरा ठेकेदार के साथ झगड़ा हो गया, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते बहस करते हुए हाथापाई तक पहुँच गए। ठेकेदार ने मुझे बहुत मारा, मेरे मुंह पर नील के निशान पड़ गए, नाक से खून बहने लगा। जब अपने घर पहुँचा तो वैशाली मुझे देखकर परेशान हो गई। कहने लगी यह क्या हुआ? मैंने कहा उस ठेकेदार के बच्चे ने मुझे मारी है,
नौकरी से निकाल दिया। मेरे चेहरे को देखकर तो वह रोने लगी, परेशान हो गई। जो भी था, मैं उसका पति था और उसको मुझसे प्यार भी बहुत था। 2 दिन में मेरा चेहरा तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा तुम अपनी जिद में बैठी रहो, थोड़े पैसे बचे हैं वह भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। अगर तुम मेरी बात मान लो तो हमारे घर की तंगी दूर हो जाएगी। पता नहीं मुझे दोबारा नौकरी कब मिले कब ना मिले, लेकिन तुम जिद्दी औरत मेरी बात नहीं मानोगे ना। गुस्से में तो मुंह से आया बोलता चला गया, लेकिन इस बार वैशाली ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मेरी बातें सुनती रही, पर वह एसी भी नहीं लगी। अगले दिन जब मैं उठा तो हैरान था। वैशाली फटे पुराने कपड़े पहने बैठी थी, बिल्कुल चुप थी। उसे इस तरह के कपड़ों में देखकर मैं खुश हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। कहने लगी सिर्फ तुम्हारे प्यार और अपने बच्चों की भूख को देखकर, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगी कि मेरा पति मर गया है। जब मैं यह नहीं कह सकती कि तुम मर गए हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कह देना बीमार है, कुछ भी कह देना। मुझे तो बस उस समय का इंतजार है जब वह ढेर सारे नोट मेरे घर पर लाएगी, वह भी बिना किसी मेहनत के। वैशाली देखने में बहुत खूबसूरत थी और मेरी और वैशाली की उम्र में बहुत अंतर था। मेरे भाई की शादी को 15 साल गुजरे थे, तब जाकर मेरी शादी वैशाली से हुई थी और हमारी शादी को बच्चे जल्दी हुए थे। 2 बच्चों के बाद भी वैशाली 2 बच्चों की मां नहीं लगती थी। शादी से पहले हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते तो एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते थे, और शादी के बाद भी हमारे बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। हाँ, हालत जरूर कभी अच्छा तो हो जाती तो कभी बुरी हो जाती। यह उसकी मोहब्बत था कि वह मेरी बात मान गई। चेहरा छुपाकर वह भी रोड पर बैठकर भीख मांग रही थी, लेकिन अच्छी बात है कि उस शाम तक बस 400 ही मिले थे। कहने लगी इससे अच्छा तो मैं सिलाई में कमा लेती हूँ, मुझे तो किसी ने भी पैसे नहीं दिए। मेरी भी बेचैनी बढ़ने लगी। मंजू भाभी को कैसे इतने पैसे मिल जाते, वैशाली को क्यों नहीं मिल रही। 1 महीना हो गया, लेकिन वैशाली को कभी 200 मिलते तो कभी 400 और कभी 500 से ज़्यादा नहीं मिलते थे। हमारे घर के हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे। मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। वैशाली को इतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितने मंजू भाभी को मिलते थे। एक दिन मैंने तंग आकर कहा इस तरह नहीं चलेगा, तुम चुप बैठी रहती हो, भाभी को देखो कैसे बोलती है। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मेरा पति मर गया, मेरी मदद करो, मैं विधवा हो गई। कहने लगी जब मैं विधवा नहीं हूँ तो क्यों कहूँ। मैंने कहा तुम क्या चाहती हो, मैं मर जाऊँ। मेरा यह कहना था कि वैशाली मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, रोने लगी। कहने लगी ऐसी बात क्यों कर रहे हो, भगवान ना करे तुम्हें कभी कुछ हो। मैंने कहा देखो ऐसा काम नहीं चलेगा, रोना धोना मचाया करो कि मेरा पति बीमार है, उसके इलाज के पैसे नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया, उसने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी रात तक वह सिर्फ 500 हिलाई थी और उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल था। बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। मैंने कहा तुम ऐसा करो कि मंजू भाभी बैठती है वहाँ बैठ जाया करो। कहने लगी वह क्या सोचेंगे। मैंने कहा जो सोचना है उन्हें सोचने दो। ऐसा करो जिस आदमी रात से वह मदद मांगते तुम भी मांगो, वह बहुत पैसों वाला है, उसने भाभी की बहुत मदद की। अगर एक बार वह आदमी तुम्हारी मदद कर देगा तो हमारे व्यारे न्यारे हो जाएंगे। वैशाली वहीं बैठने लगी जहां मंजू भाभी बैठती थी। अब यह होता कि दिन के 600-700 उसे भी मिल जाते, लेकिन जिस तरह से लोग मंजू भाभी को देते थे उसे नहीं देते थे। एक बार मैंने देखा कि इस अमीर आदमी की गाड़ी फुटपाथ के पास से गुजर रही थी। उस दिन जब वैशाली घर आई तो उसके हाथ में 2000 थे। मैं बड़ा खुश हुआ। कहने लगी आदमी मुझे भी दिए और मंजू भाभी को तो उसने बहुत पैसे दिए। मैं बड़ा खुश हुआ था। कहने लगी लेकिन कभी कभी आता है। मैंने कहा ऐसा करो अब आए तो अपने चेहरे की चादर हटा देना। यह सुनकर कहने लगी वह क्यों। मैंने कहा एक बार अगर उसने तुम्हारे सुंदर चेहरे को देख लिया तो तुम्हें मंजू भाभी से ज़्यादा पैसे देगा। कहने लगी मैं समझी नहीं, चेहरे से क्या मतलब है, भाभी ने भी तो चेहरा कभी नहीं दिखाया। मैंने कहा वह ऐसे भी देखने में अच्छी नहीं है, अजीब सी उम्र भी उनकी हो गई है, मोटी भी हो गई है, इतनी सुंदर भी नहीं। देखो यह अमीर लोग सुंदर औरतों को बहुत पैसे देते। मेरे मजबूर करने पर वैशाली ने ऐसा ही किया और उसे पूरे 5000 मिले। यह देखकर मेरी आंखें चमकी, लेकिन वैशाली चुप चुप थी। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगी आज मुझे उस आदमी ने मंजू भाभी से ज़्यादा पैसे दिए। फिर कहने लगा तुम तो बड़ी प्यारी हो, क्या हुआ है तुम्हारे पति को। मैंने कहा कि वह बीमार रहता है, कमा नहीं सकता। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर तुम मेरे घर आ जाओ तो मैं तुम्हें और रुपए दूंगा। यह सुनकर मैंने कहा कि तुम चली जाती। कहने लगी पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यह क्या बात हुई, मंजू भाभी को भी तो इतना कुछ देता है, देखो तुम उसके घर चली जाओ। बड़ी मुश्किल से मैं वैशाली को इस बात पर राजी किया। अगले दिन जब मैं काम ढूंढने के बाद घर वापस आने लगा तो सड़क पर मंजू भाभी बैठी थी और भीख मांग रही थी। वैशाली नहीं थी। मुझे लगा शायद घर चली गई होगी। घर आए तो बच्चे भूख से रो रहे थे तो मैं जल्दी से खाना बनाया और बच्चों को खाना खिलाया।
मैंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? कहने लगी वह नहीं आई, शाम होने लगी। मैं मंजू भाभी के घर चला गया। मैंने कहा भाभी वैशाली कहाँ है? कहने लगी वह इस आदमी के साथ चली गई। मैंने कहा कहाँ? कहने लगी पता नहीं कहाँ गई, तुम्ही ने तो भेजा है। मैंने पूछा कितनी देर हो गई? कहने लगी वह तो दोपहर से गई, अभी तक नहीं आई। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा आपको पता है उस आदमी का घर कहाँ है? मंजू भाभी ने मुझे उस आदमी का पता बता दिया। मैं भागा दौड़ा, उस बंगले तक पहुंचा। रात के 10 बज चुके थे। मैं चौकीदार से कहा कि मुझे ही वहाँ के सेठ से बात करनी। मेरी पत्नी अंदर आई। वह कहने लगा कि सेठ जी इस समय दरवाज़ा नहीं खोलते और हमें भी आदेश नहीं है कि हम दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा। मैं पूरी रात चौकीदार की मिन्नतें करता रहा कि मेरी पत्नी अंदर है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं दरवाजे के बाहर बैठा परेशान होता रहा। सुबह दरवाज़ा खुला था। उजड़ी बिखरी हालत में वैशाली बंगले से बाहर आई। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? तो उसने मुझे देखा और रोने लगी। कहने लगी उस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया। कहता था कि तुम्हारी भाभी तो विधवा है, तुम्हारा पति तो जिंदा है। फिर जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम अपनी सुंदरता से कमाना सीखो। फिर कई 500 के नोट वैशाली ने मेरे हाथ पर रख दिए, लेकिन रोते हुए भागने लगी। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वह सामने आने वाली गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी ने तुरंत ब्रेक लगाई, लेकिन जब तक वैशाली गाड़ी से टकरा चुकी थी वह पूरी तरह से घायल हुई थी। मैं उसे अस्पताल लेकर गया। उसका बहुत खून बह चुका था। बस 5 मिनट के लिए होश में आई थी। वह खड़ी खड़ी सांस ले रही थी। कहने लगी मैं इस कलंक के साथ जी नहीं सकती। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। तुम्हारी जिद के कारण मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अजय, मैं रोता रह गई, लेकिन वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मेरे लालच के सजा शायद उसने भुगती थी। मैं अपने आप को नोच रहा था, अपने बाल खींच रहा था, रो रहा था कि समय पीछे को पहुंच जाए तो मैं मेहनत करूं। अपनी पत्नी को यह भीख मांगने के लिए ना भेजूं। मेरे लालच ने मेरी पत्नी की जान ले ली थी।